गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा। क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? एक बार फटाफट से कंफर्म कर देंगे। अब सही है? बेटर, वेरी नाइस। हाँ जी, अब बिल्कुल सही है। आवाज़ सबको आ रही है, वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है। तो चैप्टर 4 बीसी के हमने किया था स्टार्ट प्रीवियस क्लास में। इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका था, फ्रेमवर्क हमारा हो चुका था। हमने बात करी सर किसकी? एंशियंट इंडिया की। अच्छा ठीक है, हमने बात करी ब्रिटिश सर कॉलोनियल रूल की। हमने इंडिपेंडेंस के बाद की बात करी, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी सर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की। अलग अलग हमने पॉलिसीज़ पढ़ी, स्कोप के अकॉर्डिंग पढ़ी हमने, ठीक है। मैक्रो, अच्छा यहाँ तक हमारा हुआ था। सर क्या हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था? कहो ना कहो। हमने सर यहाँ तक पढ़ लिया था, बिल्कुल पढ़ लिया था कि आपकी सेक्टोरल पॉलिसी कौन सी होती है, हाँ जी, और मैक्रो पॉलिसी जो हमने पढ़ी थी, यस यस। इसके आगे हमको कंटिन्यू करना है, हाँ जी, इसके आगे हमें कंटिन्यू करना है। फटाफट से कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर ज़्यादा बचा हुआ नहीं है तो कोशिश करते हैं कि खत्म हो जाए। आ जाओ। अब देखो बात ऐसी है सर, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कंड्यूसिवनेस। क्या बोल रहा है? मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कंड्यूसिवनेस। इसका मतलब क्या है? कह रहे देखो, आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे मैक्रो इंडिकेटर्स होते हैं। मैक्रो का मतलब समझते हैं सर? जो बेसिकली इकोनॉमी एज अ होल को अफेक्ट करते हैं। यस सर, जैसे हम बात करेंगे जीडीपी की, हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की, एक्सचेंज रेट की। ये सर, ये सारे आप क्या होते हैं? मैक्रो इंडिकेटर्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है कि सर ये जो इंडिकेटर्स है, राइट, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसकी हमें बात करनी है, जैसे इंडिकेटर्स कौन से? आपका जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स का रेट, इंटरेस्ट, एक्सचेंज रेट, ये सारे आपके क्या है सर? मैक्रो इंडिकेटर्स हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम ये पढ़ने वाले हैं कि यार ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये बिजनेस के लिए क्या सही है। मतलब अगर मैं जीडीपी की बात करता हूं तो जीडीपी ग्रो कर रही है बिजनेस के लिए तब सही है, या जीडीपी फॉल कर रही है बिजनेस के लिए तब सही है। सर कॉन्ड्यूसिवनेस का यहां पे मतलब क्या है बेटा? कॉन्ड्यूसिवनेस का मतलब होता है राइट एनवायरमेंट, मतलब सही चीज, कि भाई बिजनेस करने के लिए सही क्या है। ओ अब दोबारा से पढ़ो, मैंने क्या बोला? मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो मैक्रो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, हाँ जी, हमें उनके बारे में पढ़ना है। राइट, उनके बारे में पढ़ना है कि भाई वो क्या इंडिकेट करते हैं, और उनका क्या होना बिजनेस के लिए अच्छा है। अगर मैं बात करता हूं जीडीपी की, तो भाई जीडीपी, जैसे मैंने बोला, जीडीपी जब ग्रो कर रही है तो बिजनेस करना आपके लिए सही है, बिजनेस करने का एनवायरनमेंट सही है। अच्छा, अगर मैं टैक्स रेट की बात करता हूं तो टैक्स रेट कम होना बिजनेस के लिए अच्छा है या डिक्रीज होना बिजनेस के लिए अच्छा है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताएंगे कि बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है या नहीं है, बिजनेस करने के लिए एनवायरनमेंट सही है या गलत है। ओ, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। हाँ जी सर, यहां से बेसिकली हमें पढ़ना स्टार्ट करना है ग्रोइंग जीडीपी। इसके पहले तो आपको कंक्लूजन बता दिया। जैसे मैं आपको अगर बताता हूं तो देखो ध्यान से, कह रहा है दीज आर द 5 मोस्ट सिग्निफिकेंट मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स विच इंपैक्ट द बिजनेस। सर विच इंपैक्ट द बिजनेस, अच्छा ठीक है। कह रहे इट इज ऑलमोस्ट अ स्टैंडर्ड रेसिपी ऑफ बिजनेस कंड्यूसिवनेस दैट, कह रहे ये एक स्टैंडर्ड रेसिपी है कि अगर जीडीपी ग्रो कर रही है, हाँ जी, मॉडरेट इन्फ्लेशन है। अब देखो ये जो है, ये एक तरीके से आपको दे रखा है क्या सर? एक तरीके से आपको कंक्लूजन दे रखा है, हाँ जी। तो ये हमको एंड में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना, अभी हमको समझ में नहीं आएगा। सर ये जो लाइन दे रखी है, ये लाइन हमको क्या करनी है? एंड में पढ़नी है, हाँ जी, एंड में पढ़नी है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सर सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। हाँ जी, जीडीपी की। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जो आपके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वैल्यू, वही होता है सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। का मतलब क्या है कि जो आपके इकोनॉमी में, आपके कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वैल्यू को मैं क्या बोलता हूं? जीडीपी। अगर मेरे को बिजनेस करना है, यस सर, बिजनेस के लिए कौन सा एनवायरनमेंट सही है, बिजनेस के लिए क्या इंडिकेटर सही है जीडीपी का? जीडीपी अगर ग्रो कर रही है, क्या बिजनेस के लिए वो अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है। सोचो, अगर मेरे इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ रही है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है मेरे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाँ जी। इसका मतलब भाई मैं प्रोड्यूस कब करता हूं? जब डिमांड होती है। अगर मैं ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करूंगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी मतलब कंज्यूमर के पास इनकम ज्यादा होगी, कंज्यूमर के पास अगर इनकम ज्यादा होगी मतलब सर वो डिमांड ज्यादा करेगा, और डिमांड ज्यादा करेगा मतलब मैं प्रोड्यूस ज्यादा करूंगा। तो इसका मतलब ग्रोइंग जीडीपी बिल्कुल सही है आपके बिजनेस के लिए, हाँ जी बिल्कुल सही। तो कह रहे ग्रोइंग जीडीपी, अगर आपकी इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ रही है, इट इज एन इंडिकेटर, इट इज एन इंडिकेटर किस चीज का? इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म का, हाई डिमांड एक्सपेक्टेशन का। बिल्कुल सही बात है,
सर बात तो सही है, अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म है। सर कंज्यूमर डिमांड भी कर रहा है और आप सप्लाई भी कर रहे हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छा ठीक है, हाई डिमांड एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करेगा। बेटा मैं ज्यादा प्रोड्यूस कब करता हूं? जब मेरे को लग रहा होता है कि कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करेगा। अच्छा ठीक है, दस अ वर्चुअस साइकिल, वर्चुअस साइकिल का मतलब क्या होता है कि पूरा साइकिल जो मैंने आपको बताया कि ज्यादा प्रोड्यूस करोगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्रोड्यूस करोगे तो मतलब वो पूरा चक्कर चलता रहेगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। ठीक है सर, कह रहा है अ वर्चुअस साइकिल इज एक्टिवेटेड वेयर बाय हाई डिमांड एक्सपेक्टेशन इज इंटरप्रेटेड। आपको आप ऐसा इंटरप्रेट कर रहे हो कि डिमांड बढ़ेगी फ्यूचर में, इसीलिए आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। हाँ जी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी बिल्कुल सही, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो ज्यादा प्रोडक्शन से क्या हो रहा है? इनकम जनरेट हो रही है और इसका मतलब डिमांड जनरेट हो रही है। तो ये पूरा का पूरा क्या चल रहा है? ग्रो चल रहा है, जो मैंने आपको बताया बिल्कुल बताया। तो ये तो हमारा जीडीपी हो गया। अगर आपके पास एमसीक्यू आता है कि बताओ डैश इंडिकेटर, डैश इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म। सर फॉलिंग जीडीपी या ग्रोइंग जीडीपी? ऑब्वियस सी बात है ग्रोइंग जीडीपी। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है सर? सेकंड पॉइंट आपका क्या है? इन्फ्लेशन। हमको बात समझ में आ गई कि जीडीपी ग्रोइंग इज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करता हूं, अब सोचो बेटा सोचो, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो मुझे बताओ आप क्या चाहते हो? बिजनेस के लिए क्या सूटेबल है, ज्यादा इन्फ्लेशन या कम इन्फ्लेशन? सर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो, आप ऐसा चाहते हो? बहुत ही ज्यादा कम इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन ही ना हो, क्या आप ऐसा चाहते हो? क्या लगता है आपको? अगर आपको बिजनेस करना है तो आप कौन सी कंट्री में बिजनेस करना चाहते हो जहां पे इन्फ्लेशन बिल्कुल भी नहीं है या जहां बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर अगर ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो उसका मतलब क्या होगा? आपको ऑलरेडी पता है बेटा, हम बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ के आ चुके हैं। अगर अगर क्या होगा? अगर ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो उसका मतलब क्या है? कि सब कुछ महंगा हो रहा है। अगर मैं बिजनेस हूं तो मेरे लिए इनपुट्स महंगे हो रहे हैं। सर मेरे लिए इनपुट्स महंगे हो रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये सुनो। तो मैं क्या करूंगा? मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। अगर मेरी कॉस्ट बढ़ रही है तो मैं कस्टमर से प्राइस ज्यादा चार्ज करूंगा। हाँ, अगर कस्टमर के लिए प्राइस ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा? सर वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में डिमांड कम करेगा। अगर वो डिमांड कम करेगा तो बेटा फिर तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी। अगर कंज्यूमर ने डिमांड कम करना चालू कर दिया तो फिर दिक्कत है। हाँ जी, तो ज्यादा इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ये तो हमको पता है। तो क्या सर इन्फ्लेशन कम होना चाहिए? बेटा कम इन्फ्लेशन भी अगर बहुत कम है तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। क्या बात कर रहे हो? सोचो सर, कम इन्फ्लेशन कब होता है? आराम से समझते हैं। सर इन्फ्लेशन कम तब होता है जब डिमांड ज्यादा, देखो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता कैसे है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का सबसे मेन रीजन क्या होता है? कि जब डिमांड ज्यादा हो जाती है सर सप्लाई से। क्या आपको याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है क्या कि सर जब इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा हो जाती है सप्लाई से, तब जाके इन्फ्लेशन बढ़ना चालू हो जाता है। ये बात तो सही है, हाँ जी ये बात तो सही है। डिमांड ज्यादा होती है तब जाके आपका प्राइस बढ़ता है, तब जाके आपका मेनली प्राइस बढ़ता है। यस सर बिल्कुल सही बात है, राइट। अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा तो नहीं है? ऐसा बोल सकते हैं ना कि सर डिमांड आप में ज्यादा नहीं है? नहीं, डिमांड ज्यादा नहीं है। अब सोचो बेटा सोचो, यस सर, एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे कंज्यूमर ना तो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, यस सर। दूसरी बात, अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर 2021 में जो चीज वो 10 रुपए की बेच रहा था, हाँ 2023 में भी वो अगर 10 रुपए की बेचेगा तो बेटा उसको प्रॉफिट कैसे होगा? आप समझ रहे हो बात को? भाई जब तक उसके गुड्स के प्राइसेस थोड़े बहुत इंक्रीज नहीं होंगे, हाँ उसको प्रॉफिट कैसे होगा? अगर आज मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के मान लो 5,000 रुपए ले रहा हूं, तो क्या 3 साल बाद भी 5 ही लूंगा क्या? इनकम कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये बिजनेस के लिए सही नहीं है। सर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होना जरूरी होता है, हाँ जी बिल्कुल। जैसे आपके अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, हाँ ऐसे ही बेटा बिजनेस के प्रॉफिट में भी तो ग्रोथ होनी चाहिए। और वो मेनली कब होगी? जब थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होगा। इसका मतलब आपका इन्फ्लेशन बीच में होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम, जिसको मैं क्या बोलता हूं? मॉडरेट इन्फ्लेशन। हाँ जी मॉडरेट इन्फ्लेशन। सर ना तो कस्टमर के लिए ज्यादा प्राइस होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, और बिजनेस का भी प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। मॉडरेट बोलेंगे, हाँ जी मॉडरेट बोलेंगे। तो क्या लिखा है? मॉडरेट इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही। टू अराउजेस बिजनेस ऑप्टिमिज्म।
सर अगर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होता है तो बिजनेस ऑप्टिमिज्म होता है। हाँ, बिजनेस को लगता है कि ठीक है थोड़ी बहुत महंगाई तो बढ़नी चाहिए भाई, तभी बिजनेस पैसा कमाएगा। अच्छा ठीक है। फॉर राइजिंग प्राइसेस, हाँ जी, सर्व एज अपॉर्चुनिटी ट्रिगर फॉर हायर प्रॉफिटेबिलिटी। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनका प्रॉफिट बढ़ता है, ये तो हम सबको पता है, बिल्कुल पता है ना। बात तो सही है, बात तो सही है। अब क्या बोल रहा है, कह रहे नोट द प्रीफिक्स मॉडरेट। ये सुनो, टू लो एन इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा कम होगा, सर बहुत कम होगा, तो उससे क्या होगा बेटा, टू लो एन इन्फ्लेशन शैल है अ सेडेशन इफेक्ट। सेडेशन का मतलब क्या होता है, कछुए वाला इफेक्ट, कि बहुत धीरे धीरे चलेगा। अगर इन्फ्लेशन कम है, महंगाई नहीं हो रही, सर एम्प्लॉय की सैलरी भी नहीं बढ़ेगी। अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो सैलरी क्यों बढ़ेगी भाई, हाँ जी, बिजनेस का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। सिडेशन इफेक्ट का मतलब है बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होगी, हाँ जी बिल्कुल। सिडेशन इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड टू हाई इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा हो गया, सर उससे अनसर्टेनिटीज आ जाएंगी, आपको पता है बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर कॉस्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो इन पूरे पैराग्राफ में जो मैंने अभी पढ़ा है, मेन चीज यही है कि ग्रोइंग जीडीपी बिजनेस ऑप्टिमिज्म, मॉडरेट इन्फ्लेशन बिजनेस ऑप्टिमिज्म, बाकी तो जनरल बातें हैं, ठीक है। इसके बाद वो बात करता है किसकी सर, इसके बाद वो बात करता है रेट ऑफ टैक्स की। अब मुझे बताओ बेटा, जो टैक्स का रेट है वो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? अरे बताओ ना, अगर मैं बिजनेसमैन हूं, हाँ जी, तो मैं क्या सोचूंगा कि सर रेट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, बोलो फटाफट से। सर इनकम टैक्स का रेट अगर हम बात करते हैं या जीडीपी की बात करते हैं, ओ जीएसटी की बात करते हैं, तो कम या ज्यादा, सबने बोला कम होना चाहिए भाई, ये बात तो सही है। सर ये बात तो सही है, हाँ जी बिल्कुल सही। इनकम टैक्स का रेट अगर कम होगा तो उसके बहुत बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर मेरे को टैक्स कम देना है, इसका मतलब मेरे हाथ में इनकम ज्यादा बचेगी, है ना। सर मेरे पास प्रॉफिट ज्यादा बचेगा, बिल्कुल सही बात है। हमारे इंडिया में जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है बेटा, वो काफी कम हो चुका है पहले से। बात समझ रहे हो आप? तो क्या बोला यहाँ पे, कह रहे देखो, रेट ऑफ टैक्स ऑन बिजनेस इनकम इज अ की फिस्कल पॉलिसी। पहली बात तो ये। सर फिस्कल क्यों, अभी कल ही पढ़ा था हमने, फिस्कल का मतलब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू वाली पॉलिसी। तो टैक्स क्या है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। फिस्कल पॉलिसी इंडिकेटर, हाँ जी। डायरेक्टिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, सर डायरेक्टिंग बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ बेटा। एज अ बिजनेस मैं कब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा, जब मेरे पास पैसा ज्यादा होगा। सर अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है, हाँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा करूंगा। और मेरे पास पैसा ज्यादा कब होगा, जब गवर्नमेंट मुझसे टैक्स कम लेगा, बिल्कुल सही। सिमिलरली मान लो अगर हम फॉरेन कंपनीज की बात करते हैं, मुझे बताओ बेटा, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही है, उसका वन ऑफ द मेन रीजन इनकम टैक्स रेट भी है, कि इंडिया में कंपनीज पे इनकम टैक्स रेट पहले से काफी कम हो गया है। बाहर बहुत सारी कंट्रीज में ज्यादा है, इंडिया में कम है, इसलिए वो यहां पे आके बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसका मतलब बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट है वो टैक्स रेट पे काफी ज्यादा डिपेंड करती है, हाँ जी बिल्कुल। इन जनरल लोअर टैक्स रेट, सर हमको क्या चाहिए, पब्लिक क्या मांगती, लोअर टैक्स रेट, यस सर। स्टिमुलेट का मतलब फैसिलिटेट, प्रोमोट, हाँ जी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। हाँ तो यहां पे आप लिख सकते हो क्या सर, लोअर टैक्स रेट स्टिमुलेट्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट और हायर टैक्स रेपेल्स इट, अवॉइड्स इट। हाँ तो सिंपल सी बात बोली है इसने, हाँ जी बहुत सिंपल सी बात बोली है कि भाई अगर आपका टैक्स का रेट कम होगा तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी। पैसा होगा तभी तो भाई हम बढ़ाएंगे इन्वेस्टमेंट। हाँ सर मैं कोई बिजनेस क्यों कर रहा हूं, अगर मेरा आधा पैसा गवर्नमेंट ले जाएगी, गवर्नमेंट जितना कम टैक्स लगाएगी उतना मेरे लिए अच्छी बात है, ठीक है। ग्लोबली टू, जैसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में इसलिए आ रही है, हाँ जी बिल्कुल सही। इन्वेस्टमेंट टेंड्स टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स लोअर टैक्स रिजीम, यस सर। अगर हम ग्लोबली बात करते हैं तो भाई जो भी लोग हैं, जो भी फॉरेन कंपनीज हैं, वो उसी इकोनॉमी में जाती है जहां पे टैक्स रेट कम होता है, हाँ जी टैक्स रेट कम होता है, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा उसके बाद बात करते हैं सर किसकी, इंटरेस्ट रेट की। कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट इज इनवर्सली रिलेटेड ऑल्सो विद द इंटरेस्ट रेट। कौन से इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, बैंक इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है। कह रहा है जो आपका बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है ना, ये सर इन्वेस्टमेंट उससे इनवर्सली रिलेटेड है। कैसे, मैं आपको समझाऊं, देखो ध्यान से। मान लो ये आप हो, एक मैं और एक तुम, ये मैं, ऑल राइट सर। ये आपका बिजनेस है CCW, ठीक है सर, ठीक है, ऑल राइट। अब अगर आपको कोई मान लो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी करना है, तो आप क्या करते हो? सर मैं क्या करता हूँ, मान लो अभी मैं क्या हूँ, अभी मैं सिर्फ चाय कॉफ़ी बिजनेस में हूँ। किसमें? चाय कॉफ़ी बिजनेस में। अब मैं चाहता हूँ एक अलग से, क्या सर, एक नया बिजनेस ओपन करना चाहता हूँ, किसका? क्लोथिंग का। जिसका नाम क्या था सर? जिसका नाम था तारा क्लोथिंग। सर जारा को compete करने के लिए तारा क्लोथिंग, हाँ जी बिल्कुल से बात है, मुझे इन्वेस्ट करना है।
अब यहाँ पे अगर मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मुझे पैसे चाहिए, अब पैसे लेने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा सर? पैसे लेने के लिए मैं बैंक के पास जाता हूँ। हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है सर। किसके पास जाता हूँ? बैंक के पास जाता हूँ। अब बैंक आपको मान लो जो लोन देता है, हाँ जी, वो देता है 12% पर एनम के रेट पे। सर किस पे? 12% पर एनम के रेट पे। अब मुझे बताओ, मैं बैंक से ये लोन कब लूंगा? मुझे फायदा कब होगा? सर मुझे फायदा तभी होगा ना जब मेरे को ये बिजनेस, हाँ जी, 12% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा, जिसको मैं क्या बोलता हूं? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं सर, जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, यस सर, उससे 12% से ज्यादा कमा के देगा तो ही तो। एवरीबडी यस और नो बोलो, हाँ या ना, बात तो सही है। अगर मान लो क्लोथिंग बिजनेस करने से मुझे सिर्फ 8 या 10% सर रिटर्न मिल रहा है, तो बेटा मैं तो लॉस में आ गया। क्या मैं लॉस में नहीं आ गया? हाँ सर हाँ, मैं तो लॉस में आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे को, हाँ जी, जो पैसा मिला, जो मैंने पैसा बोरो किया, उस पे मेरे को हर साल 12% का इंटरेस्ट देना है। सर किस पे? 12% का। तो भाई अगर मुझे मान लो, अगर मैंने 100 रुपए का लोन लिया, हाँ, और मैंने 100 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट करे, अब 100 रुपए का लोन लिया है, मुझे साल में 12 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो मैं क्या चाहता हूं? मैं यही तो चाहता हूं कि जो मेरा रिटर्न हो वो 12% से ज्यादा हो। तो इसका मतलब जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा, मैं उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा। हाँ जी बिल्कुल सही सर। उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा? मान लो ये क्लोथिंग बिजनेस है, हाँ, अब अगर ये मान लो 11% का आपको रिटर्न दे रहा है, आपको हर साल जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसका 11% रिटर्न आपको मिल रहा है, सर मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन लेकिन अगर मुझे 8% पे लोन मिल जाए, क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा? हाँ मैं इन्वेस्ट करूंगा। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। बात तो सही है, हाँ जी बात तो सही है। एवरीबडी ये सुनो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से। तो क्या बोला? इन्वेस्टमेंट इज इनवर्सली रिलेटेड, सर वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ जी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो विद द इंटरेस्ट रेट। जैसे टैक्स रेट के साथ इन्वर्स था, टैक्स रेट कम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, सेम इसका इंटरेस्ट रेट के साथ है। देखो लोअर इंटरेस्ट रेट्स क्वालिफाई द, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है यहाँ पे, कह रहा है लोअर इंटरेस्ट रेट्स क्वालिफाई द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स with lower return on investment, अरे and hence companies can expand their business portfolio। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम है, हाँ, तो आप उन इन्वेस्टमेंट में भी पैसा डाल दोगे। सर ऐसी बिजनेस में भी आप पैसा डाल दोगे जहां पे रिटर्न कम है। जैसे मैंने आपको बताया, ये सर, अगर क्लोथिंग में 11% का रिटर्न है तो भी मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को जो लोन मिल रहा है वो 8% पे मिल रहा है। अगर यही मेरे को लोन किस पे मिल रहा होता? 12% पे मिल रहा होता, तो मैं यहां पे इन्वेस्ट नहीं करता। हाँ तो वही बोल रहा है वो, दोबारा देखो, क्या बोला? लोअर इंटरेस्ट रेट्स क्वालिफाई, क्वालिफाई का मतलब कि हाँ, जब मुझे बिजनेस बढ़ाना होता है, जैसे मैं चाय कॉफी के बिजनेस में हूं, अब मुझे कपड़ों का बिजनेस करना है, सर मुझे ग्रोसरी का बिजनेस करना है, मुझे रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करना है। अब बात समझ रहे हो? हाँ एजुकेशन तो चल ही रहा है, अच्छा कोचिंग इंडस्ट्री, ये सर। तो मुझे कौन से बिजनेस में पैसा डालना चाहिए, मैं कंपेयर करता हूं कि भाई इसमें डालूं या ना डालूं, फायदा होगा या नहीं होगा, इसमें फायदा होगा या नहीं होगा। यस सर। अगर मान लो, तो उसने क्या बोला, कह रहे अगर मान लो कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे क्या है, जहां पे उस इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कम है, पैसा डालोगे रिटर्न कम मिलेगा, आप फिर भी वो इन्वेस्टमेंट कर लोगे अगर इंटरेस्ट रेट कम है। बिल्कुल सही। हेंस कंपनीज कैन एक्सपैंड देयर बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? हम पढ़कर आए हैं सर, अलग अलग जगह अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है। मेरा पोर्टफोलियो, बिजनेस का पोर्टफोलियो क्या होगा कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है एडटेक कंपनी में, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है केटरिंग बिजनेस में, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है क्लोथिंग बिजनेस में। तो ये मेरा क्या हो जाता है? बिजनेस पोर्टफोलियो। अच्छा बहुत सिंपल सा पॉइंट था, लेकिन मैंने काफी समझा दिया। देखो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? एक्सचेंज रेट। सर एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज रेट का मतलब होता है काके, जो हमारा है कि $1 इज इक्वल्स टू 84 रुपीज। हाँ जी बिल्कुल, इतना ही चल रहा है शायद से। सर कितना चल रहा है? 83.35। ऑल राइट ठीक है सर, 84 मान लेते हैं। हाँ जी 84 मान लेते हैं। ऑल राइट सर ठीक है। $1 इज इक्वल्स टू 84 रुपीज। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको $1 परचेज करना है, तो आपको INR 84 देना पड़ेगा। अब सोचो बेटा, बिजनेस करने के लिए आप क्या चाहते हो कि भाई ये कम हो या ज़्यादा हो? कम या ज़्यादा का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं पहली सिचुएशन है जहाँ पे ये है ₹80। ठीक है। एक अभी जो चल रहा है मान लो 84, ठीक है।
और एक मान लो 90। तो मुझे बताओ बेटा बिजनेस के लिए क्या प्रॉफिटेबल होगा कि मेरा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या है। कम होना चाहिए, यस सर, बीच में होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। ये आपको सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सा ऐसा इकोनॉमी है जिसका एक्सचेंज रेट मॉडरेट है। अब जैसे देखो आराम से समझते हैं, मान लो अगर 80 हो जाता है, आपको क्या लग रहा है कि कम होगा तो ज़्यादा फायदा होगा। क्यों सर? क्योंकि 80 रुपीज़ में आपको डॉलर मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मान लो आप क्या करते हो बेटा, आप एक्सपोर्ट करते हो। क्या करते हो? एक्सपोर्ट। हाँ जी, एक्सपोर्ट करते हो। एवरीबॉडी ध्यान से मेरी बात सुनो, आप एक्सपोर्ट करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप मान लो यूएस में क्या करते हो, सेल करते हो, और आपको बदले में क्या मिलता है सर? आपको बदले में डॉलर मिलता है। बिल्कुल सही। मान लो आपको एक्सपोर्ट करते हुए $100 मिले सर। आप अगर मान लो आप घर बैठे बैठे, आप चाहो घर बैठे बैठे फॉरेन क्लाइंट्स को आप सर्विसेज दे सकते हो। यस सर। जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, जो बाहर रहते हैं, तो वो मुझे डॉलर में पेमेंट करते थे। हाँ, और मुझे मिलता था आईएनआर में। सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता था, वो बोलते थे कि $10 पर आवर, $20 पर आवर। यस, तो वो मुझे डॉलर में करते थे और मुझे रुपीज में मिलता था। तो मैं हमेशा यही चाहता था कि काश मेरा आज एक्सचेंज रेट बढ़ जाए। सच्ची? हाँ जी सच्ची। अच्छा, अब क्या होगा देखो, देखो अगर $100 है तो इसका मतलब मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 8,000 रुपये। सर यहाँ कितने मिलेंगे? 8400। और यहाँ कितने मिलेंगे? 9,000। इसका मतलब आप क्या चाहते हो? इसका मतलब आप चाहते हो कि एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो। एवरीबडी, आप क्या चाहते हो सर? एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन किंतु परंतु सर इंडिया में एक्सपोर्ट से ज़्यादा तो थोड़ा इंपोर्ट ही हो रहा है। अच्छा, अगर मान लो अगर आप इंपोर्ट करते हो, आपने मान लो इंपोर्ट किया, ठीक है, कितना इंपोर्ट किया सर? मान लो सर इंपोर्ट किया, अच्छा ठीक है, सेम $100। अब इंपोर्ट का मतलब क्या है? इंपोर्ट का मतलब है कि आप बाहर से कुछ सामान खरीद रहे हो। सर मैंने अब यूएस से क्या किया? यूएस से मैंने कुछ सामान खरीदा, हाँ, तो मैं रुपीस में पेमेंट नहीं कर सकता ना, मुझे रुपीस को पहले डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर क्या करना पड़ेगा? रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल सही। अब सोचो, ध्यान से सोचो। सर वो मुझे क्या बोल रहा है? कह रहा है मेरे को $20 पे करने हैं। अच्छा सर, वो जो मुझे मांगेगा वो मुझसे क्या मांगेगा? $20। अब $20 के लिए अगर मेरा एक्सचेंज रेट 80 है तो मुझे कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे? 1600। बात तो सही है सर। यहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ेगा सर। यहाँ पे 84 के हिसाब से, यस सर 84 के हिसाब से पे करना पड़ेगा। 1680 पे करना पड़ेगा सर। यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा? 1800। हाँ, तो मैं क्या चाहूँगा सर? मैं चाहूँगा कि भाई 80 रुपीज़ दो, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1600 रुपये पे करने पड़ेंगे, 1600। हाँ, तो इंपोर्ट के टाइम पे मैं क्या चाहता हूँ सर? मैं इंपोर्ट के टाइम पे चाहता हूँ कि एक्सचेंज रेट कम हो। हाँ है ना, और एक्सपोर्ट के टाइम पे ज़्यादा हो। हाँ, अब भाई सिंपल सी बात है, इसका मतलब सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या होगी? बीच में। सर सबसे बेस्ट क्या होगा? 84। हाँ जी, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर 90 होगा तो बेटा आपको इंपोर्ट में बहुत दिक्कत होगी। क्या बहुत दिक्कत होगी? हाँ जी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम है। हाँ, क्यों प्रॉब्लम है? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, आपके लिए इंपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, राइट? प्राइसेस बढ़ जाएंगे आपके प्रोडक्ट के। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये बात तो सही है। हाँ जी ये बात तो सही है। एवरीबडी ये सुनो, हाँ बात तो सही है। तो देखो ध्यान से बोल रहा हूँ, क्या बोला इसने? अगेन वही बात बोला कि मॉडरेट एक्सचेंज रेट, दैट इज मॉडरेटली हाई, मॉडरेट एक्सचेंज रेट, हाई वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी स्टिमुलेट्स बिजनेस इन 2 मेजर वेज। सर जब मॉडरेट एक्सचेंज रेट होगा तो 2 फायदे हैं। पहला फायदा क्या है? वन, बाय मेकिंग इंपोर्ट्स डियरर। सर डियर का मतलब क्या होता है? अपना करीबी नहीं, डियर का मतलब यहां पे होता है एक्सपेंसिव। सच में? हाँ हाँ, एक बार चेक कर ले। हाँ, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर थोड़ी हूं। सर डियरर का मतलब एक्सपेंसिव होता है जहां तक मुझे पता है। यस सर। ओ हो, हाँ जी, क्या होता है सर? एक्सपेंसिव। हाँ, ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है डियर फ्रेंड। हाँ, ये मतलब नहीं है इसका, इसका मतलब बेटा एक्सपेंसिव है। हाँ जी एक्सपेंसिव है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर इसका? एक्सपेंसिव। यस, तो कह रहे हैं आप अगर 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 आप मॉडरेट रखोगे तो आपका इंपोर्ट क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसने क्यों बोला ये? अब देखो, अगर मैं मॉडरेट एक्सचेंज रेट रखता हूं, अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा सोच समझ के, क्या ये 80 रुपीज के कंपैरिजन एक्सपेंसिव है? हाँ, ये वो बोल रहा है। कह रहा है अगर आप मॉडरेट रखोगे तो फिर आपका इंपोर्ट थोड़ा महंगा होगा। हाँ, एवरीबडी यस और नो?
बेटा 80 रुपीज में तो 80 रुपीज के कंपेरिजन में तो महंगा ही है ना। यहाँ पे आपको 1600 रुपये पे करने पड़ते, यहाँ पे आपको 1680 पे करने पड़ रहे। बात तो सही है कि हाँ 80 रुपीज के कंपेरिजन में महंगा है। इससे क्या होगा, अगर आपका इंपोर्ट थोड़ा सा महंगा होगा, यस सर बेटा, ये मुझे बताओ एक कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिट भी है। क्यों बेटा, मेक इन इंडिया, अरे आत्मनिर्भर भारत। हाँ अगर इंपोर्ट महंगा होगा तो हम इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे ना, हाँ जी, क्योंकि बाहर से महंगा आएगा। देखो, इट एनकरेजेस इंपोर्ट सब्सटीट्यूटिंग प्रोडक्शन, बिल्कुल सही। अगर इंपोर्ट आपको थोड़े महंगे मिलेंगे तो आप क्या करोगे, उसको सब्सटीट्यूट करने की बात करोगे। हाँ सर, सेकंड क्या बोलता है, सेकंड टू बाय मेकिंग एक्सपोर्ट्स चीपर। अब एक्सपोर्ट्स चीपर क्यों, क्योंकि बेटा मान लो अगर मैं 90 रखता, अगर मैं 90 रखता तो मेरे को मिलते 9,000 रुपए, लेकिन 90 के कंपैरिजन में, हाँ जी, क्या ये चीपर नहीं हो गया। हाँ एक्सपोर्ट्स चीपर नहीं हो गए, बिल्कुल सही बात है सर। 90 रुपीज के कंपैरिजन में तो चीपर हो गए ना, बिल्कुल सही बात है सर, बात तो सही है। अब चीपर का मतलब क्या है, अब देखो मैं आपको समझाता हूं चीपर का मतलब क्या है। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, मान लेते हैं मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूं, और जो सामान मैं बेच रहा हूं, जो मैं इंडिया में बेचता हूं, वो 5,000 रुपए का है। सर कितने का है, 5,000 का। तो अगर मैं वो किसी फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंट्री में बेचूंगा, सर मेरा जो कस्टमर है वो कहां बैठा है, मेरा कस्टमर बैठा है सर कहां पे, यूएसए में। अच्छा, तो 5,000 के बदले उसको कितना डॉलर पे करना होगा। तो देखो, अगर 80 रुपीज होगा, हाँ जी, तो उसको पे करना होगा 62.5, बिल्कुल सही बात है। अगर 84 होगा, अच्छा पहले मैंने सही लिखा था, तो कितना होगा 59.52, ठीक है। और अगर 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 सर 90 रुपीज होगा, सर अगर अगर 90 रुपीज होगा तो उसको पे करना पड़ेगा 55.55। तो क्योंकि 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 84 है सर, क्या है 84। हाँ आप क्या चाहते थे सर, मैं तो चाहता था कि भाई मुझे ज्यादा पैसे मिले, लेकिन एज कंपेयर टू, सर एज कंपेयर टू 80 रुपीज, क्या उनको सस्ता पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल सही। आप ये सोचो, क्या आपके एक्सपोर्ट एज कंपेयर टू 80 रुपीज सस्ते हो गए, बिल्कुल सस्ते हो गए। सर क्यों सस्ते हो गए, उनको बेकार में $62.5 पे करने होते। हाँ यहां पे कितने डॉलर पे करने पड़ रहे हैं, 59.52। तो बस मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब मॉडरेट में होगा, जब मॉडरेट में होगा तो सर आपका एक्सपोर्ट चीपर हो जाएगा। हाँ इंपोर्ट आपका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा। आप ये मान के चलो, बस क्या मान के चलेंगे कि जब मॉडरेट रखते हो, हाँ, तो आपका इंपोर्ट कंपैरिजन में एज कंपेयर टू अदर इंटरेस्ट रेट्स, अदर एक्सचेंज रेट्स, आपका इंपोर्ट थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है। इंपोर्ट महंगा लगेगा आपको तो आप सर खुद से बनाओगे, बिल्कुल सही। और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, चीपर हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर फॉरेन मार्केट में मेरा प्रोडक्ट सस्ता है तो क्या उसकी मार्केट बढ़ेगी, हाँ, क्या वो ज्यादा बिकेगा, हाँ जी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है सर, ये तो अच्छी बात है। इट एनहांसेस इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। बस इतनी सी बात थी, राइट एवरीबॉडी। तो देखो, वैसे तो जो मैंने इतना पूरा एग्जांपल समझाया उसकी जरूरत नहीं थी। मेन चीज क्या है, मेन चीज है कि एक्सचेंज रेट मॉडरेट होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए सर, कम होना चाहिए, टैक्स आपका कम होना चाहिए, इन्फ्लेशन मॉडरेट, और जीडीपी राइजिंग, जो मैंने आपको समझाया। बात समझ में आती क्या आपको एवरीबॉडी, यस और नो। हाँ लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स, फैसिलिटेट, प्रोमोट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आपका एक्सचेंज रेट मॉडरेट है, हाँ जी, इससे क्या होता है, फॉरेन कंपनी भी इंडिया में आ जाती है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा एक्सचेंज रेट नहीं है, बहुत कम भी एक्सचेंज रेट नहीं है, तो उनको भी कोई लॉस वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये सुनो, कह रहा डिजायरस ऑफ सीजिंग द मार्केट बट इनहिबिटेड बाय टैरिफ वॉल्स। सर टैरिफ वॉल्स का मतलब क्या होता है, आपको पता है, अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है तो आपको इंडिया में होली ऑन सब्सिडरी या ज्वाइंट वेंचर बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। ये सुनो, हमने क्या कर रखा है सर, हमने इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा रखी है। हम तो चाहते हैं कि इंपोर्ट कम से कम हो। हाँ टैरिफ का मतलब बेटा टैक्स ही होता है, टैरिफ का मतलब ड्यूटी होता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या बोल रहा है, इतनी गंदी जो इसने इंग्लिश लिखी है ना, इसका मतलब यही है, कह रहा है ऑल्सो, हाँ जी, अगर आपका एक्सचेंज रेट मॉडरेट होगा और वो सब चीजें होंगी तो इससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज द कंपनीज विच आर डिजायरस ऑफ सीजिंग मार्केट। सर पूरा देश, पूरा दुनिया
इंडिया का मार्केट सीज करना चाहता है। क्यों? इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है और हम रुकेंगे नहीं बेटा, हम पहुंचेंगे, हम टॉप पे तो है ही, हाँ हम और भी टॉप पे पहुंचेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इतना बड़ा मार्केट हो गया इंडिया का, तो सारे फॉरेन कंट्रीज क्या कर रही है सर? वो चाहती है, फॉरेन कंपनीज चाहते हैं इस मार्केट को सीज करना। हाँ जी, दे कैन डू सो बाय सेटिंग अप बिजनेस हियर। अगर एक्सचेंज रेट मॉडरेट रहेगा, हाँ जी, तो क्या होगा सर? तो आप वो यहाँ पे बिजनेस करने भी आ सकते हैं, कोई ज्यादा हम उनको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। अगर एक्सचेंज रेट एक्सट्रीम होता, बहुत कम होता या बहुत ज्यादा होता तो प्रॉब्लम होती। मॉडरेट है, चलेगा, हाँ जी चलेगा। अब ये जो टेबल है, यही टेबल बेटा इस पूरे के पूरे ऊपर पैराग्राफ का कंक्लूजन है। सर क्या है? कंक्लूजन है, बिल्कुल सही। हमने क्या बोला सर? जीडीपी क्या होना चाहिए? जीडीपी शुड बी राइजिंग। हाँ, उससे क्या होगा? उससे इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म होगा, हाई डिमांड एक्सपेक्टेशन। ये टेबल आपकी इंपॉर्टेंट है, ऊपर जो हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन यही है। इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए? मॉडरेट, ना तो बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा ज्यादा ये सुनो, ठीक है सर। टैक्स आपका कम होना चाहिए, इंटरेस्ट आपका कम होना चाहिए, एक्सचेंज रेट मॉडरेट। मुझे बताओ बेटा, ये टेबल आपको समझ में आती है एवरीबॉडी? सर इस टेबल में कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको समझ में आ गया कि हाँ ये 5 हमारे मैक्रो वेरिएबल्स हैं और कैसे ये मेरे बिजनेस को इंपैक्ट कर सकते हैं? बोलो फटाफट से। तो देखो ध्यान से सुनो। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्या बोलता है? इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन अ केवियट हियर। केवियट का मतलब एक तरीके से वार्निंग होता है ना। कह रहा है एक चीज मुझे और बतानी है आपको। इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है। झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको पढ़ा देता हूं। देखो, कह रहा था इम्पैक्ट ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स ऑन बिजनेस इज कॉन्टिंजेंट अपॉन अ होस्ट ऑफ फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है? कह रहा है मुझे एक बात बताओ, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा इंपॉर्टेंट क्या है। मुझे एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरी जीडीपी बढ़ रही है तो ये बिजनेस के लिए फेवरेबल है, बिजनेस कॉन्ड्यूसिवनेस है, हाँ आपको बिजनेस करना चाहिए। लेकिन मान लो अगर इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं है सर, पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं है, हाँ जी स्टेबल नहीं है, एनवायरमेंट इतना आपके लिए सूटेबल नहीं है, अच्छा टेक्नोलॉजी इतना अच्छी नहीं है, तो क्या आपके बिजनेस के लिए सूटेबल होगा? क्या तब बिजनेस कॉन्ड्यूसिवनेस होगा? बोलो हाँ या ना एवरीबडी, बताओ ना, होगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ एक फैक्टर को, हाँ जी एक इंडिकेटर को देखकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि बिजनेस कॉन्ड्यूसिवनेस है या नहीं है। तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, इट इज कॉन्टिंजेंट अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। बिल्कुल सही बात है, ये सुनो राइट। जैसे इसने बोला क्या, पॉलिटिकल लीगल, सर लीगल एनवायरमेंट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, बहुत हार्श है, बहुत कंप्लायंसेस हैं, बहुत ज्यादा आपको पेपर वर्क, बहुत ज्यादा आपको लाइसेंस वगैरह लेने पड़ेंगे, ठीक है, सोशियो कल्चर आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो फिर क्या करोगे सर? फिर क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है सर। ये सुनो, इसका मतलब ये है कि एक चीज यहां पे बोली गई है वही इंपॉर्टेंट है, और वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि जब मैं कोई भी एक फैक्टर का, सर एक मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर का एनालिसिस कर रहा हूं, राइट, इकोनॉमिक्स में मैं कोई भी एनालिसिस कर रहा हूं, तो आपको ये मान के चलना होगा अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कि अगर मैं जीडीपी के बारे में पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब ये मुझे मानना पड़ेगा कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ रहा हूं, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट रेट लो होना चाहिए, हाँ, अब लेकिन इसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स आपके फेवर में नहीं हुए तो, अब बात समझ रहे हो सर, बाकी सारे नहीं हुए तो, हाँ ये बात भी सही है। तो इसका मतलब इसमें बस यही इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे पैराग्राफ में एक ही बात बताई गई है, हाँ जी एक ही बात बताई गई है कि यहां पे आपको एक एजम्पशन लेनी होती है, गिवन अदर थिंग्स कांस्टेंट। सच में? हाँ जी सच में। मैं आपको पढ़ाऊं, देखो फॉर एग्जांपल इफ मॉडरेटली लो एक्सचेंज रेट, इसका मतलब आपका एक्सचेंज रेट क्या है सर? काफी कम है, मॉडरेट में कम, अच्छा, कैन हेल्प एन इकोनॉमी, अगर एक्सचेंज रेट जो मॉडरेट है वो आपको इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है, लेकिन द अदर कंट्रीज में रिजॉर्ट टू रिटेलिएटरी एक्सचेंज रिजीम्स। इसका मतलब क्या है? अब देखो क्या हुआ, जब आपका एक्सचेंज रेट मॉडरेट थोड़ा सा कम है, तो इसका मतलब आप एक्सपोर्ट जो करोगे सर, आप एक्सपोर्ट करोगे कम प्राइस पे। जैसे मान लो, जैसे हमने यहां पे देखा कि अगर मान लो 80 रुपीज के आसपास होता या 84 भी है, जो भी है, हाँ जी, तो फॉरेन मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है सर वो क्या हो जाता है? वो थोड़ा सस्ता हो जाता है। बात तो सही है? हाँ जी बात तो सही है सर। क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा, हाँ जी सस्ता हो जाएगा। अब मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, तो जो बाकी फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन कंट्रीज है, वो क्या सोचेगी? यार ये तो बड़ी खराब चीज कर रहा है, हाँ राइट, इसके एक्सचेंज रेट कम होने की वजह से क्या हो रहा है सर? फॉरेन में
फॉरेन में क्या हो गया, फॉरेन मार्केट में आपका प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, तो बेटा बाकी जो आपके कंट्रीज हैं, हाँ जी, वो हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगी, वो भी आ जाएंगी आपके कंपटीशन करने, वो भी अपना एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, वो भी कुछ ऐसे मेजर्स करेंगी जो आपके एडवांटेज को खत्म कर देंगे। तो कहने का मतलब यही है, एग्जाम्पल इन्होंने बेकार लिया है लेकिन ठीक है, कहने का मतलब क्या है सर कि एंड देयर बाय न्यूट्रलाइज अ कंट्रीज एडवांटेज। तो अब क्या करोगे, आप तो बोल रहे थे कि एक्सचेंज रेट अगर मॉडरेट होगा तो बिजनेस के लिए फेवरेबल है, अरे बाकी कंट्रीज भी तो एक्शन लेंगी, उनके बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे हो। मॉडरेट इन्फ्लेशन, आपने बोला इन्फ्लेशन मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है, स्टिमुलेट्स बिजनेस मोर सो इफ इट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर सिर्फ इन्फ्लेशन मॉडरेट होने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट था क्या कि डिमांड बढ़ रही है। यस सर, डिमांड बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हो कि लोअर इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, कह रहे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में नॉट बाय देमसेल्व्स, खुद से एडिक्वेट नहीं है कि आपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया तो भाई इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर, बहुत सारे फैक्टर्स। हाँ, तो मैंने क्या बोला, आपको ये पैराग्राफ में कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम बचा रहा हूं मैं आपका, हाँ जी टाइम बचा रहा हूं। क्या पढ़ना है आपको, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, आ जाओ। 10 यहां से पढ़ेंगे, बस यहां से पढ़ेंगे। 10 एन अंडरलाइंग कैजुअल फैक्टर, हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अदर एनेबलिंग फैक्टर्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई साइड, complementary socio-cultural institutions, and above all the overarching assumptions, overarching मतलब important assumptions, given other things constant, mediate in the impact of macroeconomic variables on business conduciveness। सर कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ट्रस्ट कर सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ इस पैराग्राफ का इतना सा ही मतलब है कि सर जितने भी आप फैक्टर्स पढ़ रहे हो, यस सर, उसमें आप एक एजम्पशन लेकर चल रहे हो, ओवर एकिंग एजम्पशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन आप क्या लेके चल रहे हो कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं या आपके फेवर में है, गिवन अदर थिंग्स कांस्टेंट, हाँ जी बिल्कुल सही, बाकी आपको इस पैराग्राफ में कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। जैसे मैंने आपको पहले क्या बोला, द इंपैक्ट ऑफ मैक्रो वेरिएबल इज कॉन्टिंजेंट ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट, सारे फैक्टर्स एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं, लेकिन जब भी मैं किसी एक फैक्टर का एनालिसिस कर रहा हूं, अच्छा, उसमें बस आपको यही देखना होता है कि भाई मैं इसका पढ़ रहा हूं तो बाकी सारी दुनिया रुक गई है, अच्छा, मैं बस इसी के बारे में पढ़ूंगा, अच्छा, बात समझ में आ गई, इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, कह रहा है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंपैक्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस। इसका बेटा एक क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, है ना, अगर आपको लग रहा है सर आप ये पैराग्राफ और पढ़ाओ, जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन है, देखो फटाफट 30th क्वेश्चन, एवरीबडी, क्या इसने बोला, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवर एकिंग इंपॉर्टेंट ऑल इंक्लूसिव एजम्पशन, कौन सी ऐसी एजम्पशन है वाइल असेसिंग द कॉन्ड्यूसिवनेस ऑफ मैक्रो वेरिएबल ऑफ अ बिजनेस, मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, क्या लगता है अब आपको कौन सा ऑप्शन होगा? सर हमको आंसर दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा, सर कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही, गिवन अदर थिंग्स कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ गई? सर यही इंपॉर्टेंट है, वही तो बोल रहा हूं मैं आपसे, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, हाँ जी इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक खुद बोल रहे हैं कि भाई कौन सी ऐसी एजम्पशन है, जब भी आप कोई मैक्रो वेरिएबल का एनालिसिस करोगे आपको कौन सी एजम्पशन लेनी पड़ेगी, गिवन अदर थिंग्स कांस्टेंट। ओके सर, ओके, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे, अरे बस हम जा रहे हैं अपने चैप्टर के एंड में। देखो सर नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, पॉलिसी का फॉर्मुलेशन एंड इंपैक्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या है सर, हमको ये पढ़ना है कि आपकी पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट होती है, उसका इंपैक्ट, हाँ जी, मार्केट में कैसे ट्रांसमिट होता है, इतना पढ़ना है, हाँ जी इतना पढ़ना है। तो देखो सिंपल सी बात है, पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट होती है, इसमें आपको एक ये डायग्राम दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, पहले इस डायग्राम को देखते हैं उसके बाद पढ़ेंगे। सर सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले बोल रहा है सबसे पहले पॉलिसी का कॉन्टेक्स्ट क्या है। सर कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अरे किस चीज की पॉलिसी, ऐसे ही मन कर रहा था आज कुछ करने का, सोच रहा हूं पॉलिसी बना लूं, अरे भाई इकोनॉमी में कुछ हो रहा होगा, मार्केट में कुछ ऐसा हुआ होगा, तभी तो आपने सोचा होगा ना कि पॉलिसी बनाते हैं। जैसे जैसे सर जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, वो क्यों बन रही है कि भाई मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो रहा है, उसके लिए बनाई गई है, बिल्कुल सही बात है। या ऐसे ही यार आज ना कुछ काम वाम नहीं है, चलो एक आधी पॉलिसी बना दे, ऐसे तो नहीं है, नहीं। तो अगर आप पॉलिसी बनाने का सोच रहे हो तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है,
कि भाई ऐसा क्या हुआ क्या है मार्केट में, ऐसा पूरे इकोनॉमी में हुआ क्या है कि आपको पॉलिसी बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल सर, जब कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाई, ऐसे ही नहीं बना दी सर, कॉन्टेक्स्ट क्या था, कोविड आया था। कि वो ऑफिस में आ नहीं पा रहे थे, इसलिए आपने वो पॉलिसी बनाई, तो वो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो पहले तो कॉन्टेक्स्ट बताओ कि आपको कोई पॉलिसी बनानी है तो भाई ऐसा क्या हुआ है कि भाई आपको पॉलिसी बनाने की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, जैसे सर हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उसके बाद से बहुत सारी पॉलिसियां बनी। हाँ है ना, सेबी ने बहुत पॉलिसियां बनाई, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, राइट एवरीबॉडी। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या है, पॉलिसी कंटेंट। भाई पॉलिसी आपको बनानी है, क्यों बनानी है हमको समझ में आ गया, लेकिन पॉलिसी का कंटेंट क्या होगा, मतलब सर, मतलब उस पॉलिसी में आप करना क्या चाहते हो, क्या लिखेंगे उस पॉलिसी में। अगर इन्फ्लेशन है, ये कॉन्टेक्स्ट है, तो इन्फ्लेशन सर, हमें इन्फ्लेशन के बारे में लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है कि ये इन्फ्लेशन हो रहा है, अच्छा इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, अच्छा ये सब चीजें कंटेंट। हाँ, उसके बाद आता है आपका इंस्टीट्यूशन, वो पॉलिसी फाइनली बनाएगा कौन, सर जो अथॉरिटी है, जैसे हमारा आरबीआई, सर क्या वो एक इंस्टीट्यूशन है, हाँ। एट द एंड मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है, आरबीआई, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यस नो सर, आरबीआई पॉलिसी बनाता है। गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो पॉलिसी बनाती है, सर फाइनेंस मिनिस्टर्स बहुत सारी पॉलिसीज बनाते हैं, यस सर। एजुकेशन मिनिस्टर्स के थ्रू बहुत सारी पॉलिसी बनती है, यस नो। तो इंस्टीट्यूशन क्या है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, उस पॉलिसी में, हाँ जी, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट का यूज किया गया, यस सर, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे पहले क्या था कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि भाई क्यों ही बनानी है पॉलिसी। और पॉलिसी अगर मान लो आपने कॉन्टेक्स्ट तो बता दिया कि पॉलिसी मुझे क्यों बनानी है, पॉलिसी में चाहते क्या हो, कंटेंट, हाँ जी, कौन बनाएगा, इंस्टीट्यूशन, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूं, सर ये इंस्टीट्यूशन जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, सर रेपो रेट। और उसके बाद क्या होगा सर, जब पॉलिसी बन जाएगी, पॉलिसी मार्केट में जाएगी, सर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, हाँ जी, फाइनली वो मार्केट में जाके क्या करेगी, मार्केट को अफेक्ट करेगी। हाँ बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, फटाफट से आते हैं, देखो एक बार फटाफट से पढ़ते हैं क्या बोला। कह रहा है इट हैज बीन सीन दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज आर ड्रॉन नॉट इन क्लोज चैम्बर्स। अरे पहले भी ये लाइन आई थी, मुझे लगता है हमारे इंस्टीट्यूट को ये लाइन ज्यादा ही पसंद आ गई है, हाँ हर पैराग्राफ में डाल देते हैं, सर दे आर नॉट ड्रॉन इन द क्लोज चैम्बर्स, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बट इन व्यू ऑफ द डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस ऑफ द नेशन, बिल्कुल सही, कि भाई आपको पूरे नेशन को डेवलप करने के लिए बनानी होती है पॉलिसी, एक दरवाजे, एक रूम के दरवाजे के अंदर नहीं बनती है, ठीक है। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, सर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की, वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज की होती है, जैसे एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन मिनिस्टर, कंपनीज की पॉलिसी आपको पता है एमसीए बना हुआ है, हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यस सर, राइट, कॉमर्स आपका मिनिस्ट्री हो गया उसमें, अच्छा सर। उसके बाद फाइनेंस की फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवेज की रेलवेज मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है। तो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होती है, हाँ। अब मिनिस्ट्रीज ने क्या करा, मिनिस्ट्रीज इन टर्न फंक्शंस थ्रू, अब ऑब्वियसली बात है सर, मिनिस्ट्रीज ने और अलग अलग क्या बना दी है, कमिटीज बनाई है, आपने देखा होगा। कमिटी का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप बना दिया, जैसे फाइनेंस कमिटी, अच्छा ये सुनो, एजुकेशन कमिटी, तो कुछ क्वालिफाइड लोग हमने वहां पे बना दिए कि भाई तुम डिस्कस करना। उसके बाद मिनिस्ट्री देखती है और वो पास कर देती है। सर कमीशन बना रखी है, जैसे आपने सुना होगा इलेक्शन कमीशन होता है, कॉम्पिटिशन कमीशन होता है, इंस्टीट्यूशन जैसे आपका आरबीआई, सेबी, ये सब चीजें हो गई। तो मिनिस्ट्री जो है वो ये अलग अलग चीजें बनाती है और उसके थ्रू हम पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं। एट द ग्राउंड लेवल द रिकोर्स इज टेकन टू अ वाइडर कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि जब मैं ग्राउंड लेवल पे जाता हूं, हाँ, तो पॉलिसी बनती कैसे, पॉलिसी बनती है आपके स्टेक होल्डर्स के पार्टिसिपेशन से। किसके स्टेक होल्डर्स, ऐसा काफी बार हुआ है जब जीएसटी बनाया गया, हाँ जी, तो जीएसटी का जो ड्राफ्ट है पहले वो मार्केट में, पहले वो इंडस्ट्री में दिखाया गया कि भाई ये ड्राफ्ट है, किसी को कोई सजेशन तो नहीं देने। अच्छा तो देखो क्या बोल रहा है, कह रहे ड्राफ्ट पॉलिसीज आर पुट इन द पब्लिक डोमेन फॉर कमेंट्स, क्रिटिक एंड सजेशंस। अभी मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, अच्छा सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी, हाँ जी, अभी ऐसी बहुत पॉलिसीज आई थी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिसपे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, बेटा वो एक ड्राफ्ट पॉलिसी थी, हाँ या ना। अगर आपको पता हो सर, आप मान लो एक दो साल पहले की बात है, बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हुए उस पॉलिसी के रिगार्डिंग, मैं नाम नहीं ले रहा, राइट।
तो उसमें क्या हुआ था, वो पॉलिसी बस अभी क्या आई थी, पब्लिक डोमेन में आई थी, उसका ड्राफ्ट, अभी तक वो पॉलिसी फाइनलाइज भी नहीं हुई थी। ओ ये बात है, हाँ जी ये बात है। तो इसका मतलब पब्लिक डोमेन में आती है ताकि आप सर उसके, ताकि पब्लिक, सर ताकि पब्लिक जो है कमेंट्स दे सके कि भाई हमें इसमें ये गलत लग रहा है, हमको ये परेशान करेगा, हमारे लिए सही नहीं है, बिजनेस के लिए सही नहीं है, जो भी चीज़ें हैं सजेशन दे सके, हाँ जी सजेशन दे सके। ऑल राइट, द पॉलिसीज दस फ्रेम्ड आर देन इम्प्लीमेंटेड। सर पॉलिसीज को उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली इंप्लीमेंट करेंगे और उसका इंपैक्ट हमको दिख जाता है, बिल्कुल दिख जाता है, ठीक है। ऑल राइट, हम बच्चों ने कुछ के नाम लिए, आप बोल सकते हो आप, ठीक है। देर कैन बी सेवरल वेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज, बहुत सारे अलग तरीके होते हैं, हाँ बहुत अलग तरीके होते हैं। जैसे आरबीआई इज द इंस्टीट्यूशन टू इंप्लीमेंट सर गवर्नमेंट मनी एंड क्रेडिट पॉलिसी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बना रहा है सर, आरबीआई, अच्छा ठीक है। इट हैज सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स, अब इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी पॉलिसी बनानी है या आपको कुछ भी करना है उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इन्फ्लेशन के लिए रेपो रेट हो गया, जैसे बैंक रेट टू इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट, बात तो सही है, बात तो सही है। आपको अगर एक्सचेंज रेट में कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो आप क्या करते हो सर, आप पॉलिसी बनाते हो, एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, यस सर। इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, हाँ, एक्सपोर्ट पे आपने इंसेंटिव दे दिए, तो ये सारे आपके इंसेंटिव होते हैं, हाँ जी इंसेंटिव होते हैं, ठीक है। द वॉल्यूम एंड कॉस्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस, क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात बोल रहा है कि देखो आपको ये समझ में आ गया कि पॉलिसी बनती कैसी है, हाँ जी बिल्कुल, कह रहे देखो ये सर कि जो ये आपने इसने वही समझाया आपको कि जो क्रेडिट है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, एग्जांपल है वो कुछ भी नहीं है। ब्रॉडली द पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस गेट्स ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट का मतलब क्या है, जब उसको आप पब्लिक डोमेन में छोड़ देते हो कि भाई ये पॉलिसी बन गई है, अगले हफ्ते से इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, हाँ जी यस नो, एंड द कंसर्न मार्केट्स वेयर बिजनेस ऑपरेट, यस सर। इसका मतलब क्या है सर, इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या है सर, इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है आपका ये डायग्राम। कौन सा डायग्राम, कि भाई क्या क्या स्टेप्स होते हैं, पॉलिसी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका कंटेंट, सर कौन सा इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, राइट, हमने कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करे हैं, और उसके बाद आपका मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मार्केट में वो आएगी तो उसका इंपैक्ट हमको दिखता है, राइट सर। जब वो मार्केट में आती है तब उसका इंपैक्ट दिखता है कि उस पॉलिसी को बनाने से एक्चुअली में क्या रिजल्ट आया, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बनाई थी क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। वेरी वेरी आसान, वेरी वेरी आसान। उसके बाद देखो क्या बोलता है, कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्रोसेस इज बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, कह रहा है ऐसा नहीं है, यूनि डायरेक्शनल नहीं है कि भाई हमने पॉलिसी बनाई और छोड़ दिया, भाई हमने तो बना दी टाटा बाय बाय, नहीं। आप जब पॉलिसी बनाते हो, यस सर, आपको कुछ रिस्पॉन्स मिलता है, आपको दिखता है कि पब्लिक आपको कुछ कहना चाहती है, तो इट इज बाय डायरेक्शनल। सर आप फीडबैक लेते हो, आप टाइम टू टाइम उस पॉलिसी में चेंज करते हो, यस सर यस। द रियल टाइम एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन फीडबैक enables further calibration improvement to better serve the purpose for which these are। अंग्रेजी के वर्ड है, गूगल कर लेना ठीक है, सिंपल सी बात बोल रहा है, मैं आपको मीनिंग समझाता हूं। क्या बोला इसने, सबसे पहले एमसीयू क्या बन सकता है कि मुझे बताओ ये जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का प्रोसेस है ये बाय डायरेक्शनल है, यूनि डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल है, कौन सा है ये, अच्छा बाय डायरेक्शनल, टू वेज चलता है। आपने पब्लिक के लिए पॉलिसी बनाई, पब्लिक का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, चेंज करते रहेंगे, हाँ जैसे एजुकेशन पॉलिसी है सर, उसका हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, हम चेंज करेंगे, चेंज होता रहता है, ठीक है, ऑलराइट सर, ऑलराइट, राइट, आपको ये फीडबैक वगैरह मिलता रहेगा, हाँ जी बिल्कुल। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं फटाफट से नेक्स्ट पे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय इंटेंडेड इम्पैक्ट। अच्छा ये सुनो, हाँ जी अब सुनो, हीरा ये डिस्कशन बाद में करूंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे हम कोई कंट्रोवर्शियल डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये यूट्यूब पे जाता है सुनो ध्यान से, सुनो, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, हाँ जी, बाय इंटेंडेड इम्पैक्ट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अभी हमने पढ़ा सर, अगर आपको याद हो 4.1 हमने पढ़ा था कुछ, कहाँ गया उसे ढूंढो, ये पढ़ा हमने, हाँ सर हमने पढ़ी थी क्या, इकोनॉमिक पॉलिसी स्कोप के रिकॉर्डिंग, हाँ जी। अब हम यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉलिसीज बाय इंटेंडेड इम्पैक्ट, अच्छा ये बात है क्या, हाँ जी ये बात है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, कह रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ देयर इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बिजनेस पे, सर उसका बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट क्या पड़ता है उसके रिगार्डिंग हमें पढ़ना है। पहले हमने क्या पढ़ा था, स्कोप क्या था उसका, मैक्रो सेक्टोरल पॉलिसी, अच्छा ठीक है। वी में कैटेगराइज गवर्नमेंट पॉलिसी इनटू 4, 4 पॉलिसी हैं और चारों ही बहुत आसान है, क्या बात कर रहे हो, अरे वेरी 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 इजी, हाँ जी वेरी 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 इजी, देखो आराम से पढ़ेंगे, हाँ जी आराम से पढ़ेंगे। कह रहा है सबसे पहले है प्रोटेक्टिव पॉलिसी,
प्रोटेक्ट करना है हमको। सर किसको प्रोटेक्ट करना है? अपने डोमेस्टिक बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा यस सर, जो हमने 1956 के बाद किया था, 56 से लेके 1990 तक, उस टाइम पे जो पॉलिसी बनाई गई थी वो प्रोटेक्टिव पॉलिसी थी। क्यों? क्योंकि हमने बाहर वालों को अंदर नहीं आने दिया। बिल्कुल सही बात है। अपना कंट्रोल अपने हाथ में लिया। यस सर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव पॉलिसी। देखो, प्रोटेक्टिव पॉलिसीज एम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बिजनेस सो दैट दीज मे सस्टेन देमसेल्फ एंड ग्रो। उनको ऐसा क्या लगा था कि 1950s के टाइम पे अगर हम मार्केट को ओपन कर देते तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बेटा बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्यूरिंग मिड 50s, उसी की बात कर रहा है, टू 80s रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर यहां पे इन्होंने वर्ड रिस्ट्रिक्टेड लिखा है, हाँ, कि इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन इंडिया सो दैट इंडियन फर्म्स ग्रू इन अ प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट। अब ये कई बार आपके पास एमसीक्यू में आ चुका है और आपको परेशान करता है, मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव पॉलिसी का मतलब क्या हो गया कि जब आप अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि ताकि वो सरवाइव कर सके, ताकि वो ग्रो कर सके। अच्छा ठीक है। दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। सर रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी का मतलब क्या होता है? आप यहां पे एक्चुअली में अपने बिजनेसेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो ताकि मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए। ओह, रिस्ट्रिक्टिव मतलब क्या हो गया कि भाई यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे वी हैव टू मेक श्योर कि भाई ये कोई बिजनेस बहुत बड़ा ना बन जाए, क्योंकि अगर कोई बिजनेस बहुत बड़ा बन गया तो कंज्यूमर के लिए अच्छा नहीं होगा। मोनोपोली कंज्यूमर के लिए अच्छी होती भी नहीं है। यस सर, ये आपका आता है रिस्ट्रिक्ट करने में। देखो, दे पुट अ कर्व। कर्व का मतलब समझते हो ना? हाँ, बांधना, रोकना। ठीक है, दे पुट अ कर्व ऑन बिजनेस ग्रोथ। सर कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो बिजनेस ग्रोथ पे कर्व मतलब सर रोक लगाती है? कौन सी है सर? रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। लेस्ट का मतलब एक तरीके से इन ऑर्डर टू अवॉइड। हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ये सिचुएशन अवॉइड कर सके। कौन सी सिचुएशन? दैट इट शुड बिकम डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड पब्लिक एट लार्ज। यस, तो क्या बोला गया कि भाई हम क्या करते हैं, बिजनेस ग्रोथ पे थोड़ी सी रोक लगाते हैं सो दैट वो इतने डेट्रीमेंटल, इतने ज्यादा बड़े और पावरफुल ना बन जाएं कि वो कंज्यूमर के लिए अच्छा ना हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ अ फर्म इनटू मोनोपोली और अ डोमिनेंट पोजीशन माइट एंडो मतलब ग्रांट। सर माइट एंड ग्रांट इट विद इकोनॉमिक पावर। अगर वो मोनोपोली बन गए तो उनके पास एक पावर आ जाएगी, इकोनॉमिक पावर, और वो कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बिल्कुल, ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, राइट। और इसको सर, इसके लिए हमने पहले क्या बनाया था? इसके लिए अर्स्टवाइल मतलब फॉर्मर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। सर इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि किसी की मोनोपोली ना बन जाए, कोई बहुत बड़ा ना हो जाए, उसके लिए हमने क्या बनाया था? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। उसको हटा के हमने क्या करा सर? अब क्या हुआ सर? अब हमारे पास है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही। जैसे बेटा अगर कल को एयरटेल और जियो अगर मिलने लग जाए, सर ऐसा हो नहीं पाएगा, ऐसा हो नहीं पाएगा, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऐसा होने नहीं देगा। अब बच्चे पूछेंगे सर एक बात बताओ, तो वोडाफोन आइडिया क्यों मिल गए? क्योंकि सबको पता था क्या कि वोडाफोन आइडिया के मिलने से कुछ होने नहीं वाला है। इसीलिए उनको मिलने दिया। हाँ, उनको मिलने दिया। ये बात है, ये बात है। अगर कोई बड़े प्लेयर है सर, पेप्सी कोका कोला, ना जी ना सर, वो दोनों नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। अच्छा, मारुति हुंडई, नहीं मिल सकते। अगर कोई दो बहुत बड़े प्लेयर मिलना चाहते हैं एक साथ ताकि वो बहुत पावर एक्सरसाइज कर लें, सर ऐसा हो नहीं सकता। हाँ जी, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात है, बिल्कुल ये बात है। बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपके पास एग्जाम्पल आता है, सर क्या एग्जाम्पल आता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्यूरिंग मिड 50s 80s रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री, तो वो आपसे क्या पूछेंगे कि बताओ कौन सी पॉलिसी है। अब क्योंकि यहां पे वर्ड होता है रिस्ट्रिक्टेड और आप टिक करते हो रिस्ट्रिक्टिव पे। अब बात समझ आ रही है कि मैंने वो क्यों आपको हाईलाइट करवाया है? सर वहां पे रिस्ट्रिक्टेड वर्ड है लेकिन पॉलिसी वो प्रोटेक्टिव है। उस पॉलिसी का पर्पस क्या था? सर बिजनेस को प्रोटेक्ट करना। हाँ जी, रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है बिजनेस की ग्रोथ को रोकना। हाँ जी, बात समझ में आ गई? तो रिस्ट्रिक्ट को मत देख के रिस्ट्रिक्टिव मत कर देना, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करवाया। ऑलराइट, नेक्स्ट है रेगुलेटरी। रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है कि हम किसी को रोक नहीं रहे हैं। जैसे बेटा क्या होता है अगर मैं आपको एक बात बताऊं, राइट, अगर हम अपने पेरेंट्स का एग्जांपल लें, जब हम छोटे बच्चे थे हम बहुत शैतानी करते थे। हाँ जी,
तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे कि भाई तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है, तुम्हें बाहर खेलना है खेलो, लेकिन अंधेरा होने से पहले आ जाना। हाँ, तुमको ट्रिप पे जाना है स्कूल की, जाओ, लेकिन मार्क्स अच्छे लेकर आओ। सर इसका मतलब क्या था कि वो हमें रोक नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना रहे हैं, है ना। सर ऐसा होता है, सर ऐसा बिल्कुल होता है। तुमको फोन लेना है ले लो, लेकिन फोन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, फोन यूज मत करो। ऐसा भी होता है कि फोन ले लो, हाँ, लेकिन यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या है सर, ये है रेगुलेटरी पॉलिसी। तो हमारा क्या बोल रहा है, हम बोल रहे हैं कि बिजनेस करना है कर लो, लेकिन अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं चलेगी। सर बिजनेस करना है तो कर लो, लेकिन अनफेयर प्रैक्टिस नहीं चलेगी। हाँ जी बिल्कुल सही। तो कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, अरे सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मान लो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो बेटा एक्सपोर्ट करते टाइम आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन फाइल करने होते हैं, सच में, हाँ जी। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है, हाँ, कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बतानी पड़ती है, हाँ जी, आपको बतानी पड़ती है। जैसे सेबी है, हाँ, सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। बेटा वो उसकी नजरें सारी कंपनियों पे हैं कि कुछ अनयूजुअल तो नहीं हो रहा, हाँ, किसी के प्राइसेस एकदम से बढ़ तो नहीं गए, फिर कम तो नहीं हो गए, यस सर। तो वो किसी को रोक नहीं रहा है, उसकी आंखें सब पे है। आरबीआई क्या कर रहा है, बैंक्स को रेगुलेट कर रहा है, हाँ, बैंक्स कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रहे, किसी कंपनी के साथ मिल गए, ये आरबीआई की नजरें उन पे है। तो रेगुलेट करना, हाँ जी, रेगुलेट करना। देखो आ जाओ सर, वाइल द फ्रीडम टू कैरी ऑन बिजनेस इज फंडामेंटल। सर हमने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा दिया था कि फ्रीडम है, अच्छा, येट 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 येट, हाँ जी, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ओवर ट्रैफिक, रूल्स ऑफ द गेम मस्ट बी सेट। अरे आपको खेलना अलाउड है, लेकिन रूल्स के साथ खेलना पड़ेगा ना, ये बात तो सही है, ठीक है। क्लियरली सच पॉलिसीज एम एट पुटिंग, क्या सर, इन प्लेस इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द ऑर्गेनाइज फंक्शनिंग ऑफ द रेलिवेंट एक्टिविटी मार्केट। इंपॉर्टेंट, आपको ये लाइन देंगे, बोलेंगे कौन से पॉलिसी की बात कर रहे हैं, रेगुलेटरी। सर रेगुलेटरी पॉलिसी में क्या होता है, कोई इंस्टीट्यूशन हमारा बनता है, जैसे सेबी क्या है, इंस्टीट्यूशन, आरबीआई इंस्टीट्यूशन, आईआरडीए इंस्टीट्यूशन, अच्छा ये सुनो, राइट एवरीबॉडी, ताकि सर प्रॉपर फंक्शनिंग, जैसे स्टॉक मार्केट में ऑर्गेनाइज फंक्शनिंग हो, यस सर, है ना, कुछ ऐसे कियोस नहीं होना चाहिए, कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस, किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। देखो दिस इंस्टीट्यूशनल सेटअप माइट कंप्राइज द मिनिस्ट्रीज, अच्छा ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये सब चीजें। अभी ये होता है, देखो, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी, मैं गया था बेटा डीजीएफटी के ऑफिस, हाँ मस्त ऑफिस होता है उनका। सर डीजीएफटी क्या होता है कि डीजीएफटी क्या होगा, जो भी अगर आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हो, आप कहीं एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको सर कुछ लाइसेंस चाहिए होता है, कभी कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता है, हाँ, कभी कोई अप्रूवल चाहिए होती है, यस। तो ये क्या है, डीजीएफटी बनाया गया, यस सर, डीजीएफटी बनाया गया ताकि सर कुछ रेगुलेशंस, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें रेगुलेशन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, अच्छा ठीक है, राइट। आरबीआई हमने देखा, सर आरबीआई क्या है, इंस्टीट्यूशन है, यस सर, जो मनी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। सर सेबी स्टॉक मार्केट को, ऐसे ही आईआरडीए, आईआरडीए मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाँ, ये इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर तीन पॉलिसी हमने पढ़ ली। सबसे पहली प्रोटेक्टिव पॉलिसी, क्या सर, प्रोटेक्टिव पॉलिसी, इसका मतलब क्या है कि आप बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि वो सर्वाइव कर सके, वो ग्रो कर सके, ठीक है। सेकंड रिस्ट्रिक्टिव, मैं बिजनेस की ग्रोथ को रोक रहा हूं ताकि वो मोनोपोली ना बन जाए, अच्छा ठीक है। रेगुलेटरी, सर मैं बिजनेस को रेगुलेट कर रहा हूं ताकि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से सर फंक्शन कर सके मार्केट, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आता है फैसिलिटेटिव, हाँ, जिसको हम डेवलपमेंट पॉलिसीज भी बोलते हैं, हाँ, ये ऐसी पॉलिसी है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को प्रोमोट कर रहे हैं, बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, हाँ, अच्छा देखो ध्यान से, ये सर, विच फैसिलिटेट्स एन एक्टिविटी, द कंडक्टिव पॉलिसी टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। सर एमएसएमई का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि हमने क्या कर रखा है, बिजनेसेस को कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, छोटा बिजनेस, थोड़ा सा छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस, ऐसे करके, हाँ। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, माइक्रो बिजनेस, स्मॉल, मीडियम, हाँ जी, हमने क्या करा, बिजनेस को कैटेगराइज करा। क्यों करा, क्योंकि जो ये एमएसएमई की कैटेगरी में आते हैं, इनके लिए काफी सारे रिलीफ हैं, जो बाकी कंपनीज को काफी सारी चीजें करनी होती है वो इनको नहीं करनी होती है, इनको लोन आसानी से मिल जाता है,
ओके, इनको काफ़ी सब्सिडीज मिल जाती है। ओके, काफ़ी कंप्लायंसेस इनको नहीं करने होते। अब बात समझ रहे हो, इनकी लाइफ कंपेरेटिवली आसान की जाती है क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग बिजनेस करें, छोटे छोटे बिजनेस ही आगे जाके बड़े बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है सर, ये आपकी फैसिलिटेटिंग पॉलिसी है। बिल्कुल सही, ये सर बहुत सारे बैंक बने हैं एसडीबीआईज, ताकि वो क्या कर सके सर, वो ऐसे छोटे छोटे बिजनेस को आसानी से लोन दे सके। आपने देखा होगा मुद्रा लोन, आप देखते हो ना कि अगर आपको बिजनेस करना है तो इतने का लोन आपको मिल जाएगा, ये सब चीजें। तो ये सब क्या होती है, बिजनेस फैसिलिटेट करने की पॉलिसी। आपने देखा है क्या सर, एनएसडीसी, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सर हमने ये कॉर्पोरेशन बनाया ताकि हम क्या कर सकें, हम लोगों की स्किल को डेवलप कर सकें, क्योंकि हमें पता है मार्केट में गैप आ गया है कि भाई हमें क्या स्किल चाहिए और आपके पास क्या स्किल है, उसकी वजह से ही बिजनेस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। यस, तो हमने क्या किया, स्किल को डेवलप करने के लिए हमने एक कॉर्पोरेशन बनाया। यस, फैसिलिटेटिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। अच्छा, तो ये हमारी 4 पॉलिसी हो गई। हाँ जी, हमारी 4 पॉलिसी हो गई, खत्म हो गया। एक टॉपिक हमारा आखिरी का बचा हुआ है। सही में, हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो क्या बोलता है, कह रहा था इंटरफेस, इंटरफेस मतलब इंटरैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस ग्रोथ अकर। सर देखो, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है और बिजनेस ग्रोथ, एक तरीके से इंटरैक्शन है, वो कैसे होता है, विद रेफरेंस टू द पॉलिसी चेंजेस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब क्या है कि जब कोई पॉलिसी चेंज होता है, पॉलिसी में कोई चेंज होता है, तब हमको उसका इंपैक्ट दिखता है किस पे, बिजनेस की ग्रोथ पे। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क इन 1990s। 1990s में जो आपका फ्रेमवर्क था वो क्यों था, उसका इंटेंशन क्या था सर, इंटेंशन था इंटेंडेड टू बी फ्रेंडलियर टू प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल बिजनेस। जो पॉलिसी में चेंज करा गया वो क्यों करा गया भाई, ताकि ये पॉलिसीज और फ्रेंडली हो जाए बिजनेस के लिए। ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, इनफैक्ट लिबरेशन सर, लिबरलाइजेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। लिबरलाइजेशन हमको आगे पढ़ना है, इसका मतलब क्या था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करना। राइट, यस और नो, क्रिएट्स अ मोर फेवरेबल क्लाइमेट फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो ये वही बोल रहे हैं कि सर बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो बिजनेस के ग्रोथ के लिए बनाई गई है। अच्छा ठीक है, 10। अब देखो क्या बोलता है, कह रहा है आपको वो कुछ सजेशन दे रहा है। नेक्स्ट लाइन में सजेशन दे रहा है, क्या कह रहा है, अगर लिमिट ऑन फॉरेन कैपिटल इन इंडियन एंटरप्राइज आर रेस्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, हमको आगे पढ़ना भी है। क्या पढ़ना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। अब क्या होता है सर, इंडिया में ना कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पे फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंपनीज आके इन्वेस्ट कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। हाँ जी, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, जैसे 49%। मतलब अगर इंडिया में मान लो कोई बिजनेस करना है तो भाई फॉरेन कंपनी उसका 49% ही शेयर ले सकती है, 100% नहीं ले सकती। ऐसे क्या सर, ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऑल राइट, उस कंपनी में वो सिर्फ 49% शेयर कैपिटल इन्वेस्ट कर सकती है। ऑल राइट, किसी में 26% इन्वेस्ट कर सकती है। आगे पढ़ेंगे, हाँ जी आगे पढ़ेंगे। तो इसने क्या बोला, कह रहा है अगर मैं ये फॉरेन कैपिटल जो आपकी लिमिट है इसको रेस कर दूं तो बिजनेस और ग्रो करेगा। अच्छा, कि जहां जहां पे आपने क्या लगा रखी है सर, आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, अगर मैं इसको हटा दूं कि भाई अगर फॉरेन कंपनी को पैसा इन्वेस्ट करना है तो करने दो, इंडिया में डॉलर आ रहा है, अच्छी बात है। राइट, उसके बाद क्या बोला, कह रहा है जो लिमिट है किसकी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की, अगर मैं इसको रेस कर दूं। अब इसको रेस करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो अभी लिमिट क्या है कि अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ है, मान लो अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो वो स्मॉल बिजनेस माना जाएगा। राइट, और अगर स्मॉल बिजनेस है तो उसको क्या मिलेंगे, उसको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो मिलने चाहिए एमएसएमई को। ठीक है, अब 5 करोड़ के बाद उसको वो बेनिफिट नहीं मिलते। अच्छा, वही बोल रहा है, कह रहा है अगर ये डेफिनेशनल लिमिट्स अगर मैं रेस कर देता हूं, अगर मैं 5 की जगह 7-8 करोड़ कर दूंगा तो फायदा हो जाएगा और भी बिजनेस इसके अंडर आ जाएंगे। अच्छा, देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल फर्म्स टू ग्रो। ओके, एवरीबॉडी क्या बात समझ में आई है, बड़ा ही बेसिक पैराग्राफ था, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। आपका जो सेकंड ये वाला पैराग्राफ है ये भी बहुत ही जनरल पैराग्राफ है, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी यहां से एमसीक्यू बना नहीं है। ठीक है, कह रहे देखो वही बोल रहा है, कह रहे वी नीड टू इंटरप्रेट गवर्नमेंट पॉलिसी बिजनेस इंटरफेस इन टर्म्स ऑफ ईजिंग ऑफ बिजनेस। कह रहा है हमको ये इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है उसका बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आया। मतलब दैट इज हाउ परमिसिव मतलब एक तरीके से ओपन माइंडेड, परमिसिव का मतलब क्या बोलेंगे हम कि भाई हाउ परमिसिव, ग्रो करने का स्कोप। अच्छा, सपोर्टिव, प्रमोशनल, डेवलपमेंट ओरिएंटेड आर द गवर्नमेंट पॉलिसी।
वही बातें बोल रहा है वो, कह रहा है हमको इस तरीके से इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है वो कितनी परमिसिव है। अगर हम परमिसिव का मतलब देख ही लेते हैं ना, वैसे मुझे पता है, बस मैं बता नहीं पा रहा हूँ। सर परमिसिव का मतलब क्या है? अरे देखो ना, हाँ वही लिबरल, एक तरीके से लिबरल, कि भाई नॉन रिस्ट्रिक्टिव, कि ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हाँ जी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, राइट, ठीक है। हाउ परमिसिव, लिबरल एक तरीके से, सपोर्टिव, प्रमोशनल, डेवलपमेंट ओरिएंटेड आर द गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर स्टिम्युलेटिंग, सपोर्टिंग, हाँ जी, सस्टेनिंग ग्रेटर बिजनेस एक्टिविटी। सेम बात बोलिए उसे, हाँ जी सेम बात बोलिए, कोई कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ जी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पे आपका ये टॉपिक भी खत्म हो गया। मुझे बताओ बेटा, आपको इन चारों का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ जी बिल्कुल। कि प्रोटेक्टिव का मतलब क्या है? अच्छा, रिस्ट्रिक्टिव में इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी, मैंने आपको बता दिया, कर्ब ऑन बिजनेस ग्रोथ। सर रेगुलेटरी में क्या थी, कि एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होना चाहिए, फंक्शनिंग होनी चाहिए, ठीक है। और फैसिलिटेटिंग में क्या थी, वन विच फैसिलिटेट एन एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, हाँ जी सिंपल सी बात है। यहां तक मुझे फटाफट से बताओगे क्या बातें क्लियर है? लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। ऑलराइट एवरीवन, सो यहां तक हमने कर लिया, ठीक है। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहता हूं कि एक ही फ्लो में खत्म हो जाए ये टॉपिक। थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा बड़ा भी है, इसको करने के लिए हमें 1 घंटा चाहिए, ठीक है। तो कल हमारा टारगेट क्या होगा? कल हमारा टारगेट यही है कि हमें पूरा टॉपिक करना है, प्लस इसके जो थोड़े से एमसीक्यूज आपके स्टडी मैट में है 30 के आसपास, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो कल ये चैप्टर 100% खत्म हो ही जाएगा, हाँ जी हो ही जाएगा, ठीक है। एक ही टॉपिक बचा हुआ है, एलपीजी वाला। ऑल राइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत ही जनरल चैप्टर है, ईजी चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर भी आपका बहुत ही आसान है। तो बीसीके तो हमारा आसानी से चल ही रहा है, अकाउंट्स और इको की रिवीजन भी हमारी चल रही है मस्त तरीके से। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि हाँ दिसंबर में तो बेटा क्लियर करना ही करना है ना। कोई डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर पूछें, और अगर नहीं होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।